ओपन एजेंट एसडीके काफका एक डेटाबेस स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट की अप्रोच यूज करते हुए काम करेंगे। कौन कौन इससे एग्री करता है, कौन कौन डिसएग्री करता है? इलेक्टेड की तरफ से ईमेल के अंदर एक फाइल होगी, सही है। मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे एक सिंपल लेट सपोज वेबहुक चाहिए या एक इवेंट लिसनर चाहिए जो कि मेरी ईमेल को देखता है। ईमेल में फाइल आएगी, फाइल जैसे ही आएगी मैं किसी भी एलएलएम को, फॉर एग्जांपल जेमिनाई हो सकता है, क्लॉड हो सकता है, उसको जब वो फाइल भेजूंगा तो क्या वो मुझे कॉन्टेक्स्ट बता नहीं देगा कि फाइल में क्या लिखा हुआ है? बता देगा या नहीं? सही है। जब वो ये बता देगा और मैं उसको प्रॉम्प्ट पे ये बता दूंगा कि ये जो डैश कंपनी है वो किस तरीके से गड़बड़ कर सकती है, तो क्या मेरा एलएलएम उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके उस पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए ये वेरीफाई नहीं कर सकता कि आप बिल में क्या इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है? तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, एक लिसनर चाहिए जो मेरी फाइल को इंजेस्ट करे, एलएलएम को फाइल जाएगी, उसके बाद जो तीसरी एपीआई है वो बस मुझे नोटिफाई कर देगी कि आया कि मेरा बिल सही है या नहीं है। बीच में एक पेमेंट प्रोसेसर में लगा दूंगा, अगर सही है ट्रू है तो ट्रांजैक्शन हो जाएगी, अगर गलत है तो ट्रांजैक्शन नहीं होगी। दैट इज लीस्ट सिंपलेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। इसमें मुझे एजेंट एसडीके चाहिए, इसमें मुझे ओपन क्लॉक चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये मकसद नहीं है कि अगर मैंने जहाज़ उड़ाना सीखा है तो मैं दूध लेने भी जहाज़ में जाऊँ। मकसद क्या है, अगर मेरा बिजनेस केस ऐसा है कि मुझे जहाज़ की रिक्वायरमेंट है देन मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, इसकी एक सी एग्जाम्पल आ रही है, मुझे हंसी आ रही है, आपको आए ना, अगर जंग हो रही है तो मैं साइकिल पे नहीं जाऊँ, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर मुझे दूध लेने जाना है तो मैं जहाज़ में नहीं जाऊँ, फिर मैं साइकिल पे जाऊँ। ऐसे ही साइकिल पे भी नहीं तो पैदल जा सकता हूँ। दैट्स सिंपलेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है या नहीं? इसका मतलब किसी भी बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट टॉप टू बॉटम नहीं करना, बॉटम टू टॉप करना, यानी सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन। अगर उसमें कहीं ब्लॉकर आ रहा है तो उसके अंदर एक और कंपोनेंट ऐड किया, उसमें ब्लॉकर आ रहा है तो एक और कंपोनेंट ऐड किया, देन फिर हम बॉटम से ऊपर जाएंगे। ये बात समझ आती है या नहीं आती? जो स्क्रीन का आपको डायग्राम नजर आ रही है वो एक सिंपल साइकिल की है, क्लाइंट सर्वर साइकिल, सही। एक तरफ आप देख रहे हैं दो तरह के क्लाइंट हैं और एक तरफ आप सर्वर देख रहे हैं, बीच में एक डीएनएस सिस्टम लगा हुआ है, एक कंपोनेंट लगा हुआ है। ये नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? क्लाइंट वैसे क्या होता है, क्या होता है क्लाइंट? क्या क्लाइंट हमेशा ब्राउजर होगा? क्लाइंट इन सिंपलेस्ट टर्म अगर मैं आपसे पूछूं तो क्लाइंट होता क्या? क्या इंटरफेस? क्या जरूरी है हमेशा इंटरफेस हो? कौन कह रहा है हमेशा इंटरफेस हो? क्या हो गया जब मैं कोई वो बात करता हूँ ना, क्या होता है मशकूक बात है, तो आप लोग हाथ उठाने से पहले ही डाउन कर देते। सवाल पूछना है कि भाई क्या हमेशा क्लाइंट इंटरफेस होगा? तो फिर अगर मैं आपसे सिंपलेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन पूछूं क्लाइंट की तो क्या होगा? आने वाला अपना जोर से तुम तो जोर से बोल सकते हो यार, तुम्हारा पता तो नहीं है। मैं तुम्हें दरा तुम सही कह रहे हो, आ गया। सर क्लाइंट अल्लाह की नेमत है, एक क्लाइंट आता है उसके पीछे चार और भी आते हैं। जाके बताओ क्लाइंट क्या है। बिल्कुल सही जवाब है भाई का। इन्होंने कहा यार कोई भी चीज़ जो रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगी, यानी जो एक किसी सर्टेन पॉइंट पर रिक्वेस्ट भेज रही है, जहाँ से रिक्वेस्ट स्टार्ट हो रही है वो क्लाइंट है, जहाँ पे रिक्वेस्ट रिसीव हो रही है वो क्या है? सर्वर है। अब इनिशिएशन वाला जो पॉइंट है वो ज़रूरी नहीं इंटरफेस हो, वो एक टर्मिनल भी हो सकता है, CLI भी हो सकता है, ठीक है, वो सर्वर भी हो सकता है। एक सर्वर दूसरे सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है तो एक सर्वर ये वाला क्या बन गया, उस सर्वर के हिसाब से क्लाइंट बन गया, और दूसरा अपनी जगह पे सर्वर है जो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है। ये बात समझ आ रही? जिनकी कंप्लेन थी, मिस पीछे आवाज़, मुझे ज़रा सोच कर बताया, जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं अभी, वो वेबसाइट का इंटरफेस आपके सिस्टम में होता है या नहीं होता? इंटरफेस लोड कैसे होता है? रिक्वेस्ट आती है सर्वर को, सर्वर रिटर्न कौन सी फाइल्स करता है? इंटरफेस यानी HTML वाली, जावास्क्रिप्ट वाली, या तो वो कंटेंट फॉर्म में हो सकती है, किसी और फॉर्म में हो सकती है। पहले वो रिक्वेस्ट
आती है, उसका रिस्पॉन्स आता है सर्वर से, देन फिर हम जो है ADI वाली रिक्वेस्ट वहाँ से इनिशिएट होती है। ऐसा है या नहीं है? जोर से। लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन में हम गूगल प्ले स्टोर से पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, तो इंटरफेस लेयर ऑलरेडी है या नहीं है, इंस्टॉल्ड है या नहीं है। सेकंड क्या होता है, अब जो रिक्वेस्ट जाएगी वो सिर्फ डेटा लेयर की है, यानी डेटा मुझे फेच करवाना है, व्हाटएवर जो भी है, उसके लिए रेस्ट API या रेस्ट एंडपॉइंट के थ्रू रिक्वेस्ट जा रही है। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया या नहीं आया? नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये कि भाई हमें ये समझना है कि TLS काम कैसे कर रहा है। google.com पे जाके जब हम हिट करते हैं तो पीछे जाके वो किसी सर्वर या किसी मशीन की IP को हिट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है? IP और डोमेन की मैपिंग कैसे होती है ये पता है? पता है? नहीं पता, ठीक है। आप में से किसने अब तक डोमेन परचेज किया? किसने नहीं किया? वो ठीक है। देखो होता ये है, बेसिकली जब हम डोमेन प्रोवाइडर से डोमेन परचेज करते हैं ना, तो वहाँ पे डोमेन की कॉन्फ़िगरेशन होती है। अच्छा, डोमेन मिलता कहाँ से ये पता है? कहाँ से मिलता है, जरा इनको नाम बताइए। होस्टिंगर, नेमचीप, GoDaddy से मिल जाता है, नेमचीप से मिल जाता है, इसके अलावा होस्टिंगर, क्लाउडफ्लेयर से मिल जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने बोला कोई एक से नाम बताओ, जैन में नहीं आया। KLelectricBill.py, इस तरीके का कोई डोमेन है। पहला स्टेप मेरा क्या है, मैं परचेज कहाँ से करूँ? मैं डोमेन प्रोवाइडर के पास जाऊँ, उससे मैं चेक करूँगा यार आया कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं, ऐसा है या नहीं। जोर से। अरे आप ही यहाँ से यार, आपने बोल लो, उसके बाद नहीं बोल, खैर वो मसला नहीं। डोमेन मैंने वहाँ से परचेज किया। अब मुझे अगला स्टेप क्या चाहिए कि यार मेरी वेबसाइट या मेरा बेसिकली जो भी एप्लीकेशन है कहीं ना कहीं होस्टेड हो, ऐसा है। अब हम क्योंकि फ्री वाली चीज़ें ढूंढते हैं तो हम मोस्टली क्या करते हैं, कहाँ होस्ट कर देते हैं इसको? वर्सल पर, ऐसा है ना। लेकिन वर्सल पे करें या किसी और जगह पे करें, फॉर एग्जांपल मैं किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर से एक मशीन या एक सर्वर परचेज कर रहा हूँ, तो उस सर्वर के अगेंस्ट में वो मुझे IP देते हैं। इस लैपटॉप की भी कोई ना कोई IP होगी या नहीं होगी। इसी तरीके से जो मशीन मैंने क्लाउड से ली है उसकी भी कोई IP होगी। मुझे सिंपल करना क्या होता है, मैं डोमेन प्रोवाइडर में जाकर वहाँ पे उस IP का रिकॉर्ड अगेंस्ट दैट डोमेन गिरा दूँगा। अब होगा क्या, जब भी कोई भी यूज़र उस डोमेन को जाके हिट करेगा, जो DNS सिस्टम में क्या करेगा, उस डोमेन को उस IP के अगेंस्ट रिजॉल्व करेगा कि यार अगर इस डोमेन पे रिक्वेस्ट आ रही है तो इसके पीछे ये वाली IP है, उस IP पे आपकी एप्लीकेशन है या नहीं है, या नहीं है। जोर से। ये बात समझ आ रही है या नहीं आई? देखो डायग्राम यहाँ पे बनी है, इसको विजुअलाइज करके आप लोग देखो, फिर आपको सेंस बनेगा। डोमेन लिया GoDaddy से, मशीन ली फॉर एग्जांपल वर्सल से, आपने वर्सल पे होस्ट कर दिया या आपने AWS पे कर दिया। AWS से आपको सर्वर मिल गया, मिला या नहीं मिला? यस सर। उस सर्वर के अगेंस्ट में एक IP है 10.0.0. समथिंग ऐसे करके कुछ। वो IP एड्रेस का तो पता है ना यार, वो जो एक डिजिट होता है। हमें सिर्फ इतना करना है कि हम जाके GoDaddy पे वहाँ पे DNS सिस्टम के अंदर जाके DNS कॉन्फ़िगरेशन में बस एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं कि यार तो मैं कंप्लीट करूँ, इस पर्टिकुलर डोमेन के अगेंस्ट में ये IP है, वो एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे आप। अब जाके जब आप उस डोमेन को हिट करेंगे तो DNS सिस्टम ऑटोमेटिकली उस नेम के अगेंस्ट में आपकी IP को रिजॉल्व करेगा, आप ट्रैफिक उस IP पे डाइवर्ट करेगा। उस IP पे वो मशीन आपने परचेज की है, उस मशीन पे एप्लीकेशन किसकी चल रही है, आपकी चल रही है, किसी बाहर वाले की चल रही है। समझ आ गया? नेम पे हिट हुआ, क्योंकि मैपिंग हमने डिफाइन की है, ऑटोमेटिकली उस नेम के पीछे जो IP है ट्रैफिक वहाँ डाइवर्ट होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बहुत समझ आ, बस ये ठीक है कि डोमेन और IP की मैपिंग कैसे होगी। यहाँ से आगे चले या नहीं चले? यस सर। अभी जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ना, बिल्कुल सिंपल क्लाइंट सर्वर कंपोनेंट की पूरी एक साइकिल है कि यार एक रिक्वेस्ट क्लाइंट से इनिशिएट हुई, DNS के पास गई, वहाँ से IP रिजॉल्व हुई, उस IP जो है वो आपके सर्वर की IP है, ट्रैफिक वहाँ डाइवर्ट होगी। अगर थोड़ी देर के लिए देखें तो इस तरीके की डायग्राम बनी हुई है या नहीं है या नहीं है? सही, इतनी बात समझ आ गया। अब वो जो सिंपल सॉल्यूशन था ना, वो यही इसीलिए समझाने के लिए था कि हम एक सिंपल प्रॉब्लम को या एक सिंपल
क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को समझते हैं एंड देन उसके बाद आगे जो है थोड़ा बहुत उसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करता है। अब आप अभी थोड़ी देर के लिए फोकस करें तो जो सर्वर वाला जो कार्ड है या कंटेनर है उसमें 3 चीज़ें, सर्वर आ रहा है, उसके बाद उसमें जावास्क्रिप्ट है, उसमें कैशे और ये सारी चीज़ें। सही, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, अभी हमारा सर्वर या हमारी पूरा बिजनेस लॉजिक प्लस डेटाबेस एक ही, यानी हमारी बिजनेस लॉजिक हमारा डेटाबेस एक ही सर्वर पर था। ठीक है, इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमने क्या किया, डेटाबेस को आइसोलेट किया। अब हम फोकस उसके बाद किसकी करेंगे, सिर्फ डेटाबेस की। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सही, आपको एक एप्लीकेशन बनाने के लिए इंटरफेस लेयर चाहिए, बिजनेस लॉजिक लेयर चाहिए और डेटा लेयर चाहिए। ये बात आपको पता है या नहीं? डेटा लेयर का सुपरबेस हो गया आपका नियॉन, पोस्टग्रेड, व्हाटएवर जो भी डेटाबेस आप यूज़ करते हैं। बिजनेस लॉजिक वाली साइट कौन सी है, जो आपका वेब सर्वर है, फास्ट एपीआई वगैरह जो भी आपने अभी तक पढ़ा है। एंड देन यूआई लेयर कौन सी है, आपकी नेक्स्ट.जेएस, रिएक्ट, एंगुलर, व्हाटएवर जो भी आप जिस पे काम करते हैं। इतनी बात समझ आती है? 3 लेयर्स की हो। हम तीसरी लेयर को थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं जो कि डेटाबेस लेयर। सही है, डेटाबेस वैसे कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक कौन सा है, SQL और सीक्वल और नो सीक्वल। अब ये सीक्वल वाले हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस। और जो नो सीक्वल वाले ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस। इसमें ज़रा आप सोचिए, जो लोगोस बने हुए ना, इसमें आप लोग ज़रा देखेंगे यार ये कौन कौन से हैं, एंड देन फिर हम उससे यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, ये पता है या नहीं पता? आपने मोंगोडीबी कभी यूज़ किया? नो सर। किसने यूज़ किया? और रिलेशनल में आपने पोस्टग्रे यूज़ किया होगा। ठीक है, नियॉन, सुपरबेस आप लोगों ने यूज़ किया ही। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? अभी इस डायग्राम को ज़रा साइड पर रख के हम ये समझते हैं कि यार इसमें डिफरेंस लिखा हुआ। सही, डिफरेंस क्या है ज़रा पढ़िएगा। रिलेशनल में डेटा इज वेल स्ट्रक्चर्ड विद क्लियर रिलेशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजैक्शनल इंटेग्रिटी। ठीक है, अब इसमें आता है। एंड देन फिर नो सीक्वल में क्या है, सुपर लो लेटेंसी फॉर रैपिड रिस्पॉन्स। ठीक है, देन मेरा डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। और आखिर में स्केलेबल स्टोरेज फॉर मैसिव डेटा वॉल्यूम, जो कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, बहुत सारा डेटा आ रहा है लार्ज वॉल्यूम का। इसमें फॉर एग्जांपल जो रिकमेंडेशन इंजन का जो डेटा होता है, ठीक है, वो अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है। ये सारा डेटा किसमें हम स्टोर करने की कोशिश करेंगे? अगर बैंक की ट्रांजैक्शन का डेटा है तो वो किसमें करूँगा मैं? SQL। क्यों? लार्ज। बैंक की ट्रांजैक्शन का डेटा स्ट्रक्चर्ड होता है। सही है। एक और चीज़ भी है जो इम्पोर्टेंट है, वो है स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजैक्शनल इंटेग्रिटी। यार दोस्त, तुम तस्वीर किससे खींची है कि मुझे अमाउंट क्रेडिट करनी है, एक बंदा कहता है डेबिट करनी है। अब बताओ कैसे हैंडल होगा? इनके दरमियान एक इंटर रिलेशन है। इन सब के कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट में जो अगली चीज़ है वो पेमेंट है या नहीं है? यानी हर चीज़ लिंक है, हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड है। कार्ड के अंदर जो आइटम्स होंगे स्ट्रक्चर्ड होंगे, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं होगा। इसके लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? सीक्वल। सही है। इसका एक और रीज़न भी है, क्योंकि मैं वो सारे डिफरेंट डेटा सेट को ज्वाइन करके क्या कर सकता हूँ? क्यूरी कर सकता हूँ इजीली। ठीक है। इसी तरीके से बैंक के डेटा सेट की बात होगी तो हम उसके लिए सीक्वल यूज़ कर रहे हैं। सही है।
ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब मैंने आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी कि आप एक बैंक के लिए सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो, आपने सीक्वल चूज़ कर लिया। आपके फॉर एग्जांपल एटीएम के अंदर एक बंदा आ रहा है, दो बंदे एटीएम में जाते हैं, एक बंदा फॉर एग्जांपल उसी वक्त पैसे निकाल रहा है, एक बंदा उसी वक्त पैसे ट्रांसफर कर रहा है। जो निकालने वाला है वो ओवरऑल ज़्यादा पैसे निकाल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये सिस्टम हैंडल कैसे हो रहा है? दोस्तों बताओ, लाल शर्ट। अब देखो तुम्हारा ध्यान, सही है, एक एंड टू एंड ऑपरेशन है ना कि यार क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, एक फॉर सर्टेन लेट्स सपोज रो अपडेट हुई, दूसरा टेबल अपडेट हुआ, ये पूरा एक एटॉमिक ऑपरेशन कहलाता है। ये ऑपरेशन आप इसको एज ए ट्रांजैक्शन कंसिडर कर सकते हैं, सही है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक रो पे अमाउंट अपडेट की, बैलेंस डिडक्ट किया, सारी चीज़ें ऑपरेशन परफॉर्म की, उसमें अज्यूम ये करते 4 स्टेप थे, एक स्टेप फेल हो गया। ट्रांजैक्शन में होगा ये कि वो पूरा जो पूरा स्टेप ऑफ प्रोसेस था ना वो रोल बैक हो जाएगा। इससे हुआ क्या कि अगर खुदा ना खासा कोई ऑपरेशन फेल होता तो पार्शियल ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि जो सारे स्टेप पीछे नहीं हो गए थे वो भी रोल बैक हो जाएंगे। ये बात समझ आ रही है? और अगर एक सर्टेन रो पे दो ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म हो रहे तो जो प्रीसीड करेगा यानी जो पहले प्रायोरिटी लेगा होगा ये कि वो सर्टेन रो को लॉक कर देगा, उस सर्टेन डेटा पॉइंट को लॉक कर देगा। दैट मीन्स अब उसमें कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। अब दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, दैट मीन्स कि अनटिल अनलेस पहला वाला ऑपरेशन कंप्लीट ना हो दूसरा वाला प्रोसीड होगा नहीं होगा, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा इंटेग्रिटी भी है और सिक्योरिटी भी है ड्यू टू द लॉकिंग मैकेनिज्म। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई? इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है जो कि न्यू स्कूल में है, आप सबने नाम सुना होगा रेडिस का, कैशिंग। कैशिंग क्यों करते हैं? रेडिस नो सीक्वल डेटाबेस के अंदर इंक्लूड होता है, बट जब आप कैशिंग लेयर लगाते हैं, रेडिस को एज अ कैशे यूज करते हैं, तो उसका रीजन क्या है? यार क्या हो गया? रेडिस किस किसने यूज किया? अरे हाथ उठाओ। जो तुमने किया, तुमने क्यों किया था रेडिस? इसमें कनेक्शन एक सर्टेन अमाउंट तक हम कर सकते हैं, यानी एक्टिव कनेक्शन 10, 15, 20 वटेवर जो भी लिमिट है उस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं। दूसरा ये कि जब भी आप डेटाबेस पे कॉल करेंगे क्यूरी चलेगी, ठीक है, वो उस क्यूरी के अगेंस्ट में डेटा वो लेकर आएगा डेटाबेस से, देन एपीआई के पास आएगा, एपीआई किसको भेजेगी? क्लाइंट को। ये बात समझ आती है? डेटाबेस में कनेक्शन पूलिंग इन सब का एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा ये कि हमेशा डेटाबेस के ऊपर एक रिक्वेस्ट जाएगी, प्रोसेस होगी, देन रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन क्या मेरा जो ई कॉमर्स का डेटा है, जो मेरी प्रोडक्ट्स का डेटा है, क्या डे टू डे बेसिस पे चेंज हो रहा है? हो रहा है? अरे क्या हो गया? एक बिरयानी की शॉप खोली हुई है, रोज़ बिरयानी, कभी कबाब बिरयानी है, कभी चिकन बिरयानी, ऐसा है क्या? भाई जो बिरयानी है वो बिरयानी है, उसका रेट चेंज होगा तो शायद महीने में जाके होगा, रोज़ तो चेंज नहीं हो रहा ना। इसका मतलब ये वो डेटा सेट है जो कि स्टैटिक है, सेम है। अब अगर मेरा यूज़र आके हमेशा रिक्वेस्ट करता है और मैं उसकी हर रिक्वेस्ट के लिए डेटाबेस पे जाके कॉल करता हूँ, प्रोसेस करता हूँ, डेटा लेकर आता हूँ, तो क्या ये बेवकूफ़ी है या नहीं? अगर ये स्टैटिक डेटा है जो चेंज नहीं हो रहा तो क्या मैं इसको कैशे करके ना रखूँ ताकि क्विकली एक्सेसिबल हो? वो चेंज तो नहीं हो रहा। ये बात समझ आ रही है? तो मैं डेटा कौन सा कैशे में रख रहा हूँ जो कि मुझे फ्रीक्वेंटली चाहिए और वो चेंज भी नहीं हो रहा। ये बात समझ आ रही है? आ रही है या नहीं आ रही? ये बिल्कुल लीस्ट एग्जाम्पल है, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है कि मुझे कैशिंग कब चाहिए। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल आपके पास लाखों प्रोडक्ट्स हैं, लाखों नहीं हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, तो हर बंदा अगर कैटेगरी वाइज फिल्टर कर रहा है, डेटाबेस में जाके क्यूरी चलती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, सिस्टम को बचाने के लिए, कंप्यूट पावर कम यूज़ करने के लिए हम कैशिंग लेयर लगा देंगे कि यार जो डेटा स्टैटिक है वो कैशे के थ्रू आ जाए, जब चेंज होगा तो हम कैशे इनवैलिडेट कर देते हैं। उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, बाद में देख लेंगे। ये बात समझ आ गई? सीक्वल कब यूज़ करना है, नो सीक्वल हाई लेवल कब यूज़ करना है, रेडिस कैशिंग कब यूज़ करनी है, ये बात क्लियर? ठीक है। अब बाद में थोड़ा बहुत स्केलिंग का बताएंगे, थोड़ा बहुत लोड बैलेंसर का, और फिर उसके बाद क्लास हम दूसरी चीज़ें करेंगे।